तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और ये है हमारी इंडियन इकोनॉमिक्स की क्रैश कोर्स की हमारा सेकंड वीडियो। पहले वीडियो में मैंने आपको माइक्रो मैक्रो वगैरह इन सब के बारे में बता दिया था। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा तो आप वो जो जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको सारी डिटेल मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इंडियन इकोनॉमी का एक अलग वीडियो सीरीज़ होगा जिसमें मैंने डिटेल में समझाया है, और एक क्रैश कोर्स की अलग वीडियो सीरीज़ होगी, ठीक है। तो ये इसका सेकंड वीडियो है, पर अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर मैं 10 वीडियो में पूरा इंडियन इकोनॉमी एसएससी सीजीएल के लिए जो 2017 के अगस्त में है उसके लिए है ये, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई वक्त गवाए हुए। तो पहला जो टॉपिक है हमारा वो है थ्योरी ऑफ डिमांड, ठीक है, कि थ्योरी ऑफ डिमांड क्या होती है, ठीक है। तो पहला है कि मीनिंग ऑफ डिमांड। मीनिंग ऑफ डिमांड क्या है, ठीक है। डिमांड का मीनिंग क्या है? द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज द अमाउंट ऑफ इज दैट अ कंज्यूमर विल परचेज और विल बी रेडी टू टेक ऑफ फ्रॉम द मार्केट, ठीक है, एट वेरियस गिवन प्राइजेस ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि जब कोई एक कंज्यूमर या कोई जो हमारा ग्राहक होता है वो किसी चीज़ को या किसी कमोडिटी को खरीदता है, ठीक है, किसी गुड्स एंड सर्विस को खरीदता है किसी एक स्पेसिफिक प्राइस और स्पेसिफिक टाइम में, ठीक है, टाइम पीरियड में, तो वो हमारा डिमांड कहलाता है, ठीक है। मान लीजिए जैसे आजकल डिमांड स्मार्टफोन्स की बहुत ज़्यादा है, तो वो एक साल के अंदर कितने स्मार्टफोन बिके हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा बिके हैं तो डिमांड ज़्यादा है, कम बिके हैं तो वो कम है, ठीक है। तो ये होती है हमारी डिमांड। और ये जो टाइम पीरियड है वो हमारा एक दिन का भी हो सकता है, एक हफ्ते का भी हो सकता है, एक मंथ का या एक साल का, ठीक है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम डिमांड कितने टाइम पीरियड की देख रहे हैं, एक साल की, एक मंथ की या एक दिन की, ठीक है। अब आता है डिमांड एंड यूटिलिटी, ठीक है। डिमांड एंड यूटिलिटी क्या है? पीपल डिमांड्स गुड्स बिकॉज दे सेटिस्फाई, ठीक है। वो गुड्स की डिमांड तब करते हैं क्योंकि वो सेटिस्फाई होते हैं उससे, ठीक है, उन्हें संतुष्टि मिलती है उस गुड्स से, इस वजह से वो उसकी डिमांड बढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उन्हें चाहिए। और यूटिलिटी का क्या मतलब होता है? यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर, ठीक है, कि उसकी कितनी यूटिलिटी है, मतलब उसके पास कितनी पावर है उसको सेटिस्फाई करने की, ठीक है, कमोडिटी को। ये होता है हमारा यूटिलिटी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा द लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। द लॉ ऑफ डिमांड क्या है? अगर लॉ ऑफ डिमांड की बात करें, द लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। अब देखिए, चाहे हमारा डिमांड हो चाहे सप्लाई हो, उसका जो रिलेशनशिप होता है सीधा सीधा वो हमारा प्राइस से होता है, ठीक है। तो यहाँ भी जब रिलेशनशिप होता है प्राइस या कीमत और डिमांड के बीच में, वो हमारा लॉ ऑफ डिमांड कहलाता है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द लॉ अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, ठीक है, वो क्या कह रहा है कि डिमांड में सिर्फ प्राइस मायने रखता है, बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं अगर हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करें, ठीक है। ये कह रहा है कि इट्स क्वांटिटी डिमांड विल राइज, ठीक है, द प्राइस कमोडिटी फॉल्स, ठीक है। तो कह रहा है इफ़ द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स इट्स क्वांटिटी डिमांड विल राइज, ठीक है। यहाँ पर जो प्राइस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है हमारे डिमांड से, कि अगर प्राइस हमारा बढ़ेगा तो डिमांड भी हमारी बढ़ेगी, ठीक है। वो ये कह रहा है इफ़ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेज इट्स क्वांटिटी डिमांड विल डिक्लाइन। सॉरी वो उल्टा बोल गया मैं। तो वो क्या कह रहा है कि इफ़ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स, वो मैं सप्लाई का बोल गया था, सॉरी, कि सप्लाई में ये होता है कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो हमारी जो सप्लाई इंक्रीज़ होगी, और प्राइस अगर हमारा घट रहा है तो सप्लाई हमारी डिक्रीज़ होगी, ठीक है। तो वो सप्लाई का था, ये डिमांड की बात कर रहा हूँ, सप्लाई वो आगे आएगा। डिमांड में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डिमांड क्या होती है कि अगर हमारा प्राइस बढ़ रहा है तो भाई महंगी चीज़ कोई नहीं खरीदेगा, डिमांड कम हो जाएगी, और प्राइस हमारा घट गया तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आप ले लीजिए, जैसे प्याज के रेट बढ़े थे, ठीक है, तो जब प्याज के रेट बढ़ गए थे तो लोग कम प्याज खरीदने लग गए थे, ठीक है। और जब प्याज के रेट कम हो गए तो लोग बहुत ज़्यादा खरीदने लग गए, ठीक है। तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। सॉरी फॉर वो सप्लाई के लिए था, वो सप्लाई का था, ठीक है। सप्लाई का भी अगर आपने अभी मैंने बता ही दिया तो आप समझ लीजिए, ठीक है। इसका उल्टा हो जाएगा। देयर इज़ एन इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी ऑफ द डिमांड, ठीक है। हाँ, तो वो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो मैं कह रहा हूँ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्राइस एंड द क्वांटिटी ऑफ डिमांड में, ठीक है। उसके बाद आता है एजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। तो कुछ अजम्पशन होते हैं लॉ ऑफ डिमांड के, वो क्या हैं, ठीक है। अगर पहले की हम बात करें, देयर शुड बी नो चेंज इन द प्राइस रिलेटेड टू गुड्स, ठीक है, सब्सटीट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो सब्सटीट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट गुड्स होते हैं उनके ऊपर कोई भी चेंज नहीं आता है प्राइस का। सब्सटीट्यूट मतलब वो जो हम इनकी इस जगह पे यूज़ कर सकते हैं, और कॉम्प्लीमेंट वो जो हम इनके साथ यूज़ करते हैं,
ठीक है, उनके ऊपर कोई चेंज नहीं आता। दूसरा क्या है, देयर शुड बी नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है, यहाँ पर इनकम भी कोई चेंज नहीं होती, ये सेम रहती है, ठीक है। देयर शुड बी नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड द हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि यहाँ पर कोई भी जो टेस्ट है हमारा, या हमारी जो प्रेफरेंसेस हैं, या हमारी जो हैबिट है, वो नहीं बदल रही हैं, ठीक है, तभी ये लॉ ऑफ डिमांड हमारा अप्लाई होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब तक नहीं बदलेंगी तब तक लॉ ऑफ डिमांड हमारा अप्लाई हो रहा है। जब ये सारी चीज़ें बदलना स्टार्ट हो गई, लॉ ऑफ डिमांड वहीं पर हमारा थोड़ा धोखा दे जाएगा, ठीक है। देयर शुड बी नो चेंज इन द नंबर ऑफ द फैमिली मेम्बर, ठीक है, और यहाँ पर कोई भी फैमिली मेम्बर चेंज नहीं हो रहा। देखिए, अगर 5 मेम्बर हैं लोग फैमिली में, तो हम कुछ डिमांड है हमारी, और अगर बाई चांस बढ़ के 6 हो गए तो डिमांड अपने आप बदल जाएगी, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि यहाँ पर नंबर ऑफ मेम्बर चेंज नहीं हो रहे, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सेप्शन ऑफ लॉ डिमांड। कुछ जगहों पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड गलत हो जाता है, ठीक है। तो वो कौन सी जगह है? पहला है गिफिन गुड्स। अब देखिए गिफिन गुड्स क्या है। तो गिफिन गुड्स अगर मैं आपको समझाऊँ तो ए गिफिन गुड्स इज अ टिपिकली इन्फीरियर प्रोडक्ट, ठीक है, दैट डज नॉट हैव ईजिली अवेलेबल सब्सटीट्यूट्स, ठीक है। वो गुड्स जिनका ईजिली कोई भी सब्सटीट्यूट हमें नहीं मिल सकता, ठीक है, हम उसकी जगह कुछ और यूज़ नहीं कर सकते, हम वही यूज़ करना पड़ेगा हमें। अगर हमें आटा से रोटी बनती है तो आटे से ही रोटी बनेगी, हम चावल से रोटी नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये हमारे गिफिन गुड्स होते हैं कि हमें इनको यूज़ करना ही पड़ेगा, चाहे इनके रेट बढ़े चाहे कम हो, हमारे लिए वो मायने नहीं रखता, ठीक है। तो ये होते हैं गिफिन गुड्स। गुड्स ऑफ ऑस्टेंटेशन, ठीक है, ऑस्टेंटेशन क्या हमारा? गुड्स ऑफ ऑस्टेंटेशन स्टेटस सिंबल, ठीक है। तो आप स्टेंट से हमारा स्टेटस समझ सकते हैं इस वर्ड से, ठीक है। यहाँ पर स्टेटस की बात हो रही है, ठीक है, कि मान लीजिए अगर कोई अमीर आदमी है तो वो ऑडी चलाएगा, उसे 800 चलाने को दे दो वो नहीं चलाएगा। तो वही बात है कि कुछ स्टेटस सिंबल भी बहुत मायने रख जाता है हमारा। अगर हमारे पास इनकम बहुत ज़्यादा है, हमारी बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज वैल्यू है, तो हम महंगी चीज़ यूज़ करेंगे सस्ती के बजाय, वहाँ पर हमारी प्राइस हमारा मायने नहीं रखता फिर, ठीक है। डिमांड अपने आप बढ़ जाती है चाहे प्राइस कितना भी ज़्यादा हो, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेसेसिटीज़, ज़रूरत, ठीक है। तो यहाँ पर एक बेसिक हमारी जो चीज़ें होती हैं नेसेसिटी, जैसे ग्रेन, सॉल्ट, ठीक है, मैचेस, मिल्क फॉर चिल्ड्रन, यहाँ पर हमें ख़रीदना ही ख़रीदना है, तो इनकी डिमांड बढ़ेगी चाहे इसका प्राइस कितना भी बढ़ जाए, ठीक है। तो ये होता है हमारी ज़रूरतें हम अपनी पूरी करेंगे ही। अगर हमें कपड़ा पहनना है तो चाहे कितना ही प्राइस बढ़ जाए हम कपड़े पहनेंगे, ठीक है। फिर आता है इग्नोरेंस, ठीक है, बीन इग्नोरेंट, ठीक है, ऑफ प्रिवलिंग प्राइजेस। ए कंज्यूमर में बाय मोर ऑफ अ कमोडिटी व्हेन इट्स प्राइस हैज़ इनफैक्ट गॉन अप, ठीक है। तो कह रहा है कि हम प्राइजेस पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते, कब? जब उसकी जो आगे चल के वो प्राइस गॉन अप होने वाले हो या बढ़ने वाले हो, ठीक है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं, ये नहीं सोचते कि आगे चल के हम उसका क्या यूज़ करेंगे, वो हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। अब आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ठीक है। कुछ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड्स भी हैं, तो वो क्या है देखिए, किस किस चीज़ पे हमारा डिमांड कहें तो रहता है, बेस करता है, ठीक है, यहाँ पे डिपेंड करता है। पहला है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है, प्राइस बहुत ज़रूरी है कमोडिटी का, ठीक है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, क्या उसका टेस्ट और क्या उसकी ज़रूरतें हैं। इनकम ऑफ द पीपल, ठीक है, आदमी कितना कमा रहा है। द कंज्यूमर ऑफ द नंबर ऑफ कंज्यूमर इन द मार्केट, ठीक है, कितने लोग हैं उस चीज़ को यूज़ करने वाले। चेंज इन, ठीक है, प्रोपेंसिटी ऑफ टू कंज्यूम, ठीक है, अब हम कितना उसे यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए हम अगर पहले हम 10 रोटी खाते थे तो वो हम अभी 10 खा रहे हैं, या फिर हमारी जो कैपेबिलिटी है वो चेंज हो गई है, ठीक है। उसके बाद आता है चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है। चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का मतलब है कि जो उसके रिलेटेड गुड्स हैं, जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, उनके प्राइस कितने बदल रहे हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स मैंने आपको बताया, वो गुड्स जो उसकी जगह यूज़ करते हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी, हम चाय की जगह कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं, कॉफ़ी की जगह चाय, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कैसा होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है जो हम जिसके साथ यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम पेन के लिए हमें इंक की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, ईंटों के लिए, घर बनाने के लिए ईंटों के लिए सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, हम इनके साथ ये नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा काइंड्स ऑफ डिमांड, ठीक है, डिमांड कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। काइंड्स ऑफ डिमांड, ये होता है प्राइस डिमांड, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये सीधी सी बात है, ये जितनी भी आपको हेडिंग दिखा रहा हूँ यहाँ पर सिर्फ यही चीज़ चेंज हो रही है, बाकी चीज़ हमारी कांस्टेंट है, ठीक है। अगर प्राइस डिमांड की बात करें तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप है सीधा सीधा वो प्राइस ऑफ कमोडिटी और उसकी डिमांड पर है, बाकी सारी चीज़ें हमारी कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, हमारा प्राइस, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सिर्फ प्राइस चेंज हो रहा है, एक तरह से रिलेशनशिप भी बता रहा है इनकम और डिमांड के बीच में, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जो हमारी क्वांटिटी ऑफ डिमांड है वो सीधे सीधे रिलेट करती है
इनकम ऑफ द कंज्यूमर के में, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें नहीं चेंज होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो वाई हमारी वो इनकम है, ठीक है। उसके बाद आता है क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड क्या है, द अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द डिमांड ऑफ इट्स रिलेटेड गुड्स, ठीक है। यहाँ पर क्रॉस डिमांड का मतलब जो उसके रिलेटेड गुड्स है उनकी प्राइस है, उसका रिलेशनशिप है सीधा सीधा हमारे जो मेन सब्जेक्ट है या मेन जो प्रोडक्ट है उसके प्राइस से, ठीक है। तो यहाँ पर किसका प्राइस चेंज हो रहा है, यहाँ पर प्राइस चेंज हो रहा है रिलेटेड गुड्स का, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ डिमांड, ठीक है। कितने टाइप की डिमांड होती हैं, इंडिविजुअल डिमांड होती है, एक मार्केट डिमांड होती है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर इतना लंबा लिखा हुआ है, मैं आपको सीधे एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि इंडिविजुअल डिमांड मीन्स दैट द क्वांटिटी डिमांड बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर एट वेरियस प्राइस एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पर क्या है, पूरी एक मार्केट से मतलब नहीं है, यहाँ पर सिर्फ वो डिमांड देखी जाती है जो हमें खुद के लिए चाहिए, ठीक है। हमें मार्केट से मतलब नहीं होता, दूसरे लोगों से मतलब नहीं होता, जो हमारी खुद की डिमांड होती है वो होती है हमारी इंडिविजुअल डिमांड। और मार्केट डिमांड क्या होती है, जो पर्टिकुलरली एक पर्सन की नहीं होती, जो पूरी मार्केट की होती है, ठीक है। जहाँ पर टोटल क्वांटिटी की डिमांड देखी जाती है, टोटल मार्केट की डिमांड देखी जाती है, वो होती है हमारी मार्केट डिमांड, ठीक है। और फिर यहाँ पर इसी मार्केट डिमांड से ही जो हमारी जो मैनेजमेंट होती है या इंटरप्राइज की, वो डिसाइड करती है कि जो हमें क्या स्ट्रेटजी बनानी है और गुड्स की जो सप्लाई है वो कितनी रखनी है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इंडस्ट्री डिमांड एंड कंपनी डिमांड, ठीक है। अब देखिए इंडस्ट्री डिमांड और कंपनी डिमांड को आप एक सीधे एक एग्जाम्पल से समझेंगे, जो मैंने लिखा है कि यहाँ पर देखा जाता है, आप देखिए ये लाइन, टोटल डिमांड ऑफ द शैम्पू इन द कंट्री, ठीक है। ये वाली जो लाइन है कि टोटल डिमांड ऑफ द शैम्पू ऑफ द कंट्री, यहाँ पर क्या मान लीजिए कई सारी कंपनियाँ हैं शैम्पूज़ की, पर हम क्या देख रहे हैं, हमारी टोटल पूरी कंट्री में कितना शैम्पू यूज़ हो रहा है उसकी डिमांड देखी जा रही है, वो होती है हमारी इंडस्ट्री डिमांड, ठीक है। और कंपनी डिमांड क्या है कि अलग अलग जो कंपनीज हैं, जैसे लोरियल हुआ, क्लिनिक प्लस हुआ, ठीक है, क्लिनिक ऑल क्लियर हुआ या पेंटीन हुआ, इन सब की अलग अलग डिमांड देखी जाए कि भैया लोरियल कितने लोग चाहते हैं, क्लिनिक प्लस कितना चाहते हैं, क्लिनिक ऑल क्लियर कितना चाहते हैं, और पेंटीन कितने लोग चाहते हैं, ठीक है। जो पर्टिकुलरली ब्रांड जो हमारी है उनकी डिमांड देखी जाती है, तो वो हमारी कंपनी डिमांड हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है ऑटोनोमस डिमांड एंड डेराइव्ड डिमांड, ठीक है। अब ऑटोनोमस डिमांड क्या होता है, ऑटोनोमस डिमांड हमारा वो प्रेफर करता है जहाँ पर हमारे लिए जो चीज़ें वो हमें खुद के लिए चाहिए, ठीक है, हमें किसी और के लिए नहीं चाहिए, वो हम खुद यूज़ करने वाले हैं, जैसे खाना, फर्नीचर, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बाइक, कार, ईटीसी, ठीक है। ये डिमांड सीधी सीधी क्या है, डायरेक्ट डिमांड होती है, जो हमारे लिए खुद के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और डिराइव डिमांड क्या है, डिराइव डिमांड दूसरी तरफ वो होती है जहाँ पर कहते हैं तो हम खुद तो उसे डिमांड है, पर वो दूसरों के लिए भी यूज़ हो रही है, ठीक है, वो दूसरे भी यूज़ करेंगे। जैसे हमें डिमांड फॉर द सीमेंट है, ठीक है, या फिर ब्रिक कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक्स है, वो हम डिमांड है, पर वो क्या है, घर बनाने के काम आ रही है, जिसमें सिर्फ एक आदमी नहीं कई सारे लोग रहेंगे, ठीक है। तो ये होती है डिराइव डिमांड, या ऐसे कहें तो हम इसे कंपोजिट डिमांड भी कह सकते हैं, या फिर कहें तो कंबाइंड डिमांड कह सकते हैं, जिसमें हम एक आदमी की जगह हम कई सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारी डिराइव डिमांड। इसे कहते नहीं कंपोजिट डिमांड, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कह सकते हैं बाई चांस कि यहाँ पर एक यूज़ डिमांड एक आदमी की, पर यूज़ कई सारे के लिए हो रहा है वो, ठीक है, हेल्प कई सारे लोगों को मिल रही है। उसके बाद आता है जॉइंट ऑन राइवल डिमांड, ठीक है। जॉइंट डिमांड क्या है, व्हेन टू गुड्स आर यूज्ड टुगेदर टू सेटिस्फाई पर्टिकुलर वांट, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये जॉइंट डिमांड है। जॉइंट डिमांड का मतलब ये हो रहा है सॉरी, जॉइंट डिमांड का मतलब ये है कि जहाँ पर हमारा कोई दो प्रोडक्ट किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, या एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए वो डिमांड बढ़ा रहे हैं, ठीक है। जैसे कहें तो हमारा टायर्स होते हैं, या लुब्रिकेंट ऑयल हुआ, या फिर कई सारे पार्ट्स हुए बाइक के, तो डिमांड किसकी बढ़ रही है, बाइक की, पर वो सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, बाइक के अंदर, ठीक है। पेट्रोल, टायर्स, लुब्रिकेंट ऑयल, स्पार्क प्लग, ठीक है, तो वो एक सब चीज़ें मिलके एक बाइक बना रही हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारा राइवल डिमांड क्या है, जो कोई एक ही चीज़ है, ठीक है, और वो कई सारी जगहों पे यूज़ हो रही है, ठीक है, या कई जगहों की डिमांड बढ़ा रही है। जैसे मान लीजिए हमारा सीमेंट है, ठीक है, वो इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ आता है और घर बनाने के काम भी आता है, तो ठीक है, तो जगह अलग अलग हो गई, पर वो यूज़ डिमांड बढ़ रही है एक सिंगल प्लेस की, मतलब एक सिंगल चीज़ कई अलग अलग जगह यूज़ की जाए, ठीक है, जिससे उसकी डिमांड बढ़े, वो होती है हमारी राइवल डिमांड, ठीक है। इसको हम कंपोजिट डिमांड भी कह सकते हैं, ठीक है। क्यों, सिंगल एक आदमी एक चीज़ की डिमांड है, पर वो यूज़ अलग अलग जगह हो रही है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट डिमांड। उसके बाद आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का होता है कॉन्सेप्ट एंड काइंड्स ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऑन द अदर हैंड, इफ़ द डिमांड ऑफ
इन इलास्टिसिटी fixes elasticity of demand is defined as the responsiveness of the quantity demand of the goods and change in one variable with demand depends। ठीक है, अब इसको हिंदी में समझाऊँ, इंग्लिश में इतना लंबा चौड़ा लिख दिया आपको नहीं समझ में आएगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सीधा सीधा वो ये कह रहा है कि कई सारी चीज़ें हैं या कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी वजह से अगर डिमांड में कुछ चेंज आ रहा है, ठीक है, रिलेशनशिप टू अदर्स चीज़ों के लिए, ठीक है, जो दूसरी चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, ठीक है, या जो कुछ और चीज़ें हैं उनमें कुछ कम या बढ़ी की वजह से हमारी जो इलास्टिसिटी में चेंज आ रहा है, डिमांड की जो डिमांड में इलास्टिसिटी आ रही है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो वो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाती है। ठीक है, मान लीजिए जैसे प्राइस हमारा किसी चीज़ का बढ़ गया जिससे डिमांड पे असर पड़ा, तो वो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी कहलाती है। ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब उसके रिलेटेड जो गुड्स है उनमें कुछ चेंज आया तो हमारी डिमांड पे असर पड़ा, तो वो हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी कहलाती है। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो वो मैंने आपको बताया कि जो उसकी सब्स्टिट्यूट हैं उनमें अगर कोई इलास्टिसिटी हुई, ठीक है, अभी क्रॉस इलास्टिसिटी क्या था कि प्राइस में चेंज आ रहा था, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब सब्स्टिट्यूट जो प्रोडक्ट है उसी में कुछ चेंज आ गया, कम ज़्यादा उसकी डिमांड हो गई तो चेंज आ रहा है। ठीक है, और इनकम इलास्टिसिटी का मतलब जो हमारी इनकम्स हैं कंज्यूमर की उसमें चेंज आ रहा हो, ठीक है, तो वो होती है हमारी इनकम इलास्टिसिटी। ठीक है, उसके बाद आता है यूज़ ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनका कहाँ कहाँ पर यूज़ है, ठीक है, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का है। पहला है मोनोपोलिस्ट पे, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है मोनोपोलिस्ट में, क्योंकि हाँ मोनोपोलिस्ट का मतलब एक सिंगल इंडिविजुअल यूज़ कर रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अपनी जो फुलफिलनेस के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट आपने देखा होगा इलास्टिसिटी टैक्सेस के लिए, अगर इलास्टिसिटी ना हो तो टैक्सेस बहुत ज़्यादा, रेवेन्यू बहुत ज़्यादा मिलेगा गवर्नमेंट को, तो वहाँ पर गवर्नमेंट यूज़ कर रही है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को रेवेन्यू और इन सबको स्टेबल रखने के लिए। ठीक है, और यूज़फुलनेस इन इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, और यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब यह है कि जब हम जैसे मान लीजिए कि जो इंडिया वो टी बनाता है, चाय बनाता है, वो यूको को बेचता है, तो उससे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। पर इलास्टिसिटी ऑफ ट्रेड यहाँ पर आ जाती है, इलास्टिसिटी वहाँ पर आ जाती है जब हमें कुछ ज़रूरत है यूके से, तो हम जब वो लेते हैं तो वहाँ पर डिमांड है ना वो हमारी मतलब एक तरह से फिक्स हो जाती है। ठीक है, कम या ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि हम भी उनसे कुछ ले रहे हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे यूज़ कर रहे हैं, तो ठीक है, यहाँ पर आ जाता है इंटरनेशनल ट्रेड्स में भी इसका यूज़ है। ठीक है, तो ये है यूजेस हर जगह है इसका, मोनोपोलिस्ट में भी है, गवर्नमेंट में भी है और इंटरनेशनल ट्रेड में भी है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सिर्फ तब यूज़ की जाती है जब हमारा जो डिमांड है ना वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल करने लगे, तो उसको कभी कभार फिक्स करने के लिए भी या फिर इलास्टिसिटी यूज़ कर ली जाती है जिससे किसी का लॉस ना हो। ठीक है, तो एक पूरा हमारा ये था डिमांड का। अब उसके बाद आता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई डिमांड का एकदम उल्टा है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कि कोई चीज़ है वो बहुत ज़्यादा बिक रही है, ठीक है, उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसके प्राइस अपने आप बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है तो उसके प्राइस बढ़ गए। ठीक है, तो अगर सप्लाई बढ़ी तो प्राइस बढ़े, तो मतलब जो सप्लाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, प्राइस के। ठीक है, प्राइस बढ़ा तभी सप्लाई बढ़ी। और मीनिंग ऑफ सप्लाई क्या है, सप्लाई वो है जब हमारी डिमांड ज़्यादा है, लोग उसे ज़्यादा मांग रहे हैं, तो हम जो क्वान्टिटी ऑफ गुड्स है वो हम उस वेरियस प्लेस पे हम उसे बेचें, तो वो होती है हमारी सप्लाई, कंज्यूमर तक पहुँचे, वो होती है हमारी सप्लाई। ठीक है, उसके बाद आता है लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, वही रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट सप्लाई। मैंने बताया लॉ ऑफ डिमांड क्या है, प्राइस और डिमांड के बीच का रिलेशन, और सप्लाई क्या है, सप्लाई है हमारा प्राइस और सप्लाई के बीच का रिलेशन। ठीक है, देखिए अब ये ग्राफ से आप समझ जाएंगे, या फिर ये है रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। वो जो मैंने आपको बताया कि अगर प्राइस हमारा जो है मार्केट का वो इंक्रीज़ कर रहा है, या फिर सप्लाई की जो क्वांटिटी वो इंक्रीज़ कर रही है, तो हमारा जो प्राइस है कमोडिटी का, ठीक है, वो भी इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, और अगर प्राइस हमारा फॉल्स कर रहा है, ठीक है, तो हमारी जो क्वांटिटी है, ठीक है, वो भी डिक्रीज़ करेगी। ये बीच में स्पेस आ गए हैं, आप समझ आना। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ है, देखिए यहाँ से प्राइस हमारा अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो सप्लाई भी इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन में बढ़ता है कि भाई प्राइस बढ़ा तो हमारा सप्लाई भी बढ़ी। ठीक है, तो ये था पूरा एक रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई, और यहाँ पर हमारा डिमांड एंड सप्लाई का जो चैप्टर था वो पूरा खत्म होता है। यही है डिमांड एंड सप्लाई में कोई ज़्यादा नंबर्स नहीं पूछे जाते कि यार इतने किलो या इतने जो वैल्यूज़ हैं ये नहीं पूछ जाती, सीधे सीधे ये पूछा जाता है कि डिमांड एंड सप्लाई किस पे बेस्ड है, क्या हमारे इसके यूज़फुलनेस हैं, ठीक है,
किस चीज़ों से इस पर असर पड़ता है, ऐसे कुछ सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, डिमांड सप्लाई का जो ग्राफ है वो कैसा है, या अगर हमारे मान लीजिए हमारी कंट्री में इस चीज़ की डिमांड बढ़ गई तो प्राइस पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ का प्राइस बढ़ा दिया तो सप्लाई पे क्या असर पड़ेगा। ऐसे ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैं जब MCQs की वीडियो बनाऊंगा इसकी तब मैं इनके भी क्वेश्चन दूंगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। ठीक है, ये लाइक करें, ठीक है, और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो नीचे का सब्सक्राइब कर दो यार, लाल बटन दबा दो, क्योंकि मैं ये बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ अप्रिशिएट करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।